ये टॉपिक आपका दो तरीके से पेपर में आ सकता है। कैसे? आपसे जस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो नाम हमने यहाँ लिखा है, जो हेडिंग में लिखा है, ये भी हमें खुद ही लिखना पड़ेगा और इसको एक्सप्लेन भी करना है। प्लस इसके साथ एक और एक्सपेरिमेंट आता है, दैट इज स्लिट डायफ्रैक्शन का। वो भी यही रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब यही बताने के लिए एक्सपेरिमेंट है वो भी। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, क्या निकाला था कि डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वलेंस टू, इक्वलेंस नहीं होता वैसे, ये जो वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाय 2, या फिर लेस देन नहीं हो सकती ये वैल्यू, मतलब दोनों की प्रोडक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं। तो हेजनबर्ग ने जो मैथमेटिकली बोला या फिर जो उसकी स्टेटमेंट थी, वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो क्या ऐसा होता है कि जो भी हमने रूल बनाया है, जो भी स्टार्टिंग में हमने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट दी थी, क्या वो करेक्ट है? ठीक है, हेजनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट था। ये टॉपिक आपका दो तरीके से पेपर में आ सकता है। कैसे? आपसे जस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो नाम हमने यहाँ लिखा है, जो हेडिंग में लिखा है, ये भी हमें खुद ही लिखना पड़ेगा और इसको एक्सप्लेन भी करना है। प्लस इसके साथ एक और एक्सपेरिमेंट आता है, दैट इज स्लिट डायफ्रैक्शन का। वो भी यही रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब यही बताने के लिए एक्सपेरिमेंट है वो भी। लेकिन जो ये एक्सपेरिमेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे हेजनबर्ग, या फिर इन दिस एक्सपेरिमेंट हेजनबर्ग सजेस्टेड दैट if we want to measure the position of electron, position of electron को कैसे बता सकते हैं हम? बाय माइक्रोस्कोप। और वो माइक्रोस्कोप भी कैसा होना चाहिए? हाई रिजोल्विंग माइक्रोस्कोप, हाई रिजोल्विंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो यहाँ पर हाई रिजोल्विंग माइक्रोस्कोप मतलब उसकी जो रिजोल्विंग पावर है वो क्या होनी चाहिए? बहुत हाई होनी चाहिए। रिजोल्विंग माइक्रोस्कोप का मतलब ये है। अब जो उसकी रिजोल्विंग पावर है वो डिपेंड करेगी वो तो एनर्जी के ऊपर कि हम कितनी एनर्जी से डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लिमिट है रेजोल्यूशन की वो इज गिवन बाय, यहाँ से हम कैसे लिखेंगे कि जो लिमिट है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज गिवन बाय, वो किसके बराबर है? डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब यहाँ पर जो भी हमने लिखा है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इसको हमने कैसे लिखा है? ये यहाँ पर जो इक्वेशन लिख दी हमने, ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ये हमें कैसे बताएगी कि ये हाई रेजोल्यूशन पावर का माइक्रोस्कोप हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ पर ये जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? डेल्टा एक्स का मतलब हमारा है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा से हमारा क्या मतलब है? लैम्डा से हमारा मतलब है वेवलेंथ ऑफ वेव। साइन थीटा, यहाँ पर 2 साइन थीटा आता है, थीटा का मतलब यहाँ पे ये थीटा होता है, मतलब जो इसकी रिजोल्विंग पावर है वो सिर्फ 2 थीटा तक ही है। मतलब कि अगर यहाँ पर हमने एनालाइज करने के लिए यहाँ पर हमने पार्टिकल रखा है, जब उसके ऊपर हम एच म्यू फ्रीक्वेंसी की यानी एच म्यू एनर्जी की अगर कोई लाइट डालेंगे तो इस माइक्रोस्कोप से हम कैसे देखेंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन क्या है, उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है।
यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है अल्टीमेटली हमें ये बता रही है कि अगर हम क्या देखना चाह रहे हैं कि जो भी डेल्टा एक्स है, एक तो हमें क्या करना पड़े, एक तो हमें सपोज इतनी सी पोजीशन है, मतलब अनसर्टेनिटी जो है वो इतनी दे रखी है। कहने का मतलब क्या है, ये जो रिप्रेजेंट है वो एक तरीके से डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था जब भी वेव पैकेट की बात कर रहे थे। तो एक तो हमें यहाँ से यहाँ तक जो भी पोजीशन है पार्टिकल की वो बतानी है, या फिर यहाँ से यहाँ तक बतानी है। मतलब जो डेल्टा एक्स है वो हमारा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तभी हम क्या बता सकते हैं, जो भी पोजीशन है पार्टिकल की, हम क्या चाह रहे हैं कि एक्यूरेटली हम बता दें। एक्सपेरिमेंटली हमारा ये पर्पस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो हम लास्ट में रिजल्ट आएगा तभी हमें पता चलेगा कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक तो हम उसमें इतनी डेल्टा एक्स है उसमें हम पोजीशन फाइंड आउट करें इलेक्ट्रॉन की, और एक जो डेल्टा एक्स है वो स्मॉल है उसमें हम पोजीशन इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करें, तो उसमें जो चांस है वो ज्यादा है। मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि जो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल होने के लिए जो भी लैम्डा है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो लैम्डा के स्मॉल होने के लिए लैम्डा जो है, लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए डेल्टा एक्स की वैल्यू को स्मॉल होने के लिए। तो डेल्टा एक्स स्टार्टिंग में हम डिफाइन कर चुके कि क्या है डेल्टा एक्स। ये जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए हमारी, लो, या फिर लो नहीं, इसको हम स्मॉल बोलेंगे, स्मॉल होनी चाहिए। तो जो भी लैम्डा है ये वैल्यू कब स्मॉल होगी, ये वैल्यू तभी स्मॉल हो सकती है जब हमारा जो लैम्डा है वो क्या हो, स्मॉल हो। और लैम्डा स्मॉल होने का मतलब क्या है, लैम्डा स्मॉल होने का मतलब ये है कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो लैम्डा होता है मतलब जो वेवलेंथ होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी फ्रीक्वेंसी है, मतलब जिस भी फ्रीक्वेंसी की हम लाइट डालेंगे, रेडिएशन डालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो हाई फ्रीक्वेंसी की रेज कौन कौन सी होती है, या तो एक्सरे होती है या फिर गामा रे होती है। इसीलिए हमने यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट का नाम है वो क्या रखा है, गामा रेज। तो यहाँ तक हो गया हमारा कि जो भी रिजोल्विंग पावर है उसका ये फॉर्मूला इस तरीके से गिवन है, और ये क्यों गिवन है वो भी हमने बता दिया कि ये होना चाहिए, इसलिए ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दो बातें क्लियर होगी हमें, डेल्टा एक्स शुड बी स्मॉल एंड लैम्डा शुड बी स्मॉल। और जो भी लैम्डा है वो किसका स्मॉल होता है, एक्सरे का होता है या फिर गामा रे का होता है। तो यहाँ से हम क्या डालेंगे, जो भी गामा रे डालेंगे या फिर एक्सरे डालेंगे, किसके ऊपर डालेंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर डालेंगे। अब जब भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम उसकी पोजीशन बताना चाह रहे हैं, हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अब यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रॉन रखा है, जब तक उसके ऊपर लाइट नहीं डालेंगे तब तक वो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं। अब उसको देखेंगे कैसे, माइक्रोस्कोप से। मतलब ये जो भी कंप्लीट प्रोसेस है ये किस तरीके से है, यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप है, जो भी इसके नीचे जो भी रखा है इलेक्ट्रॉन उसको हमें एनालाइज करना है, जो भी यहाँ पर ये माइक्रोस्कोप है। लेकिन ये जो भी माइक्रोस्कोप है इसकी एक लिमिट है कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही मेजर कर सकता है, बिकॉज अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ इतनी ही पोजीशन तक मेजर कर सकता है ना, जो भी 2 थीटा इसने गिवन है सिर्फ इतना ही मेजर कर सकता है। तो ये कंडीशन, मतलब कैसे हम पहुंचेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, अल्टीमेटली हेजनबर्ग गामा रे जो माइक्रोस्कोप है वो हमने बना दिया, उसको डिफाइन कर दिया, पोजीशन बताना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। अब उस इलेक्ट्रॉन को मेजर करने में, मतलब जो भी पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन, उसकी पोजीशन को मेजरमेंट करने में कितनी एक्यूरेसी है या कितना एरर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट अगर हम ऊपर वाले माइक्रोस्कोप को हटा दें, तो ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं, दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट। उसके अंदर भी हमने ऐसा ही कुछ किया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने क्या डाली, एचम्यू फ्रीक्वेंसी की, मतलब यहाँ पर हमने क्या यूज किया था, एक्सरे यूज किया था, यहाँ पर हमने गामा रेज को यूज किया है। यहाँ पर भी हम
जो गामा रे है उसको यूज कर सकते थे। तो यहाँ से क्या हुआ था, अगर ऐसा है मतलब बिल्कुल सिमिलर है, ये जो एक्सपेरिमेंट है और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सिमिलर ही है। यहाँ से जब भी हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सरे डालते हैं या फिर गामा रेज डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ से स्कैटर्ड फोटोन जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर जाएगा, तभी हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चलेगी, और एक रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो भी बाहर निकलेगा। तो अगर इसी कंडीशन को हम कॉम्पटन इफेक्ट वाली कंडीशन से एनालाइज करते हैं तो क्या होता है, वहां पे भी कुछ ऐसा ही बना था हमारा। यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर एच म्यू सॉरी ये हमारा फोटोन था। क्या था, ये हमारा फोटोन था। अगर हम इसके ऊपर जो भी मोमेंटम है वो कितना हो, एच म्यू बाई सी, मोमेंटम इसका स्टार्टिंग में था, यहाँ पर एच म्यू डैश डिवाइडेड बाई सी, इलेक्ट्रॉन के लिए जो मोमेंटम है वो एम वी। अगर ऐसा है तो ये अगर इसको एक्स एक्सिस माने हम, तो ये जो एंगल है वो हमारा अल्फा होगा। यहाँ वहां पर हमने ये एंगल थीटा माना था, यहाँ पे ये जो एंगल है वो अल्फा मान रहे हैं, और जो ये एंगल है वो कितना है, हमारा बीटा एंगल है। तो यहाँ से वही जो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लगाएं तो हम क्या लिखेंगे, अल्टीमेटली हम लिखेंगे यहाँ से हम जो भी कॉम्पटन इफेक्ट है, मतलब यहाँ से हम लिखना चाह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिर्फ यहाँ पे हमें सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए, जो कॉम्पटन इफेक्ट था वो कंप्लीट किया था हमने, उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज की थी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यूज किया था। तो यहाँ से एच म्यू ये बिफोर कोलिजन है, तो एच म्यू डैश सी, बिकॉज ये इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है और ये फोटोन है, तो यहाँ पर ये एच म्यू डैश सी है कोस अल्फा प्लस एम वी कोस बीटा। ठीक है, ये जो अल्टीमेटली यहाँ से हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हो क्या रहा है जब भी हम उसके ऊपर एक्सरे डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एच म्यू सी इक्वल्स टू एच म्यू डैश सी कोस अल्फा, सॉरी ये माइनस आएगा, इक्वल्स टू एम वी कोस बीटा। ओके, तो ये जो इक्वेशन है वो आ गई हमारे पास। अब क्या है, ये हमने कैसे निकाला है, ये हमने कॉम्पटन जो भी इफेक्ट किया था वो इसके सिमिलर था, इसलिए हमने वहां से ये इक्वेशन लिख दी, अलग से इसको डिफाइन करके हमने इक्वेशन लिख दी। लेकिन अब हमारा टारगेट क्या है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने का। लेकिन माइक्रोस्कोप तो सिर्फ कितना, जो भी लिमिट है माइक्रोस्कोप की वो फिक्स है। ठीक है, वो फिक्स कितनी है लिमिट, वो लिमिट लिख रहे हैं हम, जो भी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है माइक्रोस्कोप की, वो सिर्फ मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो भी अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप, या फिर जो भी वैल्यू है अल्फा की, वैल्यू ऑफ अल्फा, वो उसकी लिमिट है। अल्फा की वैल्यू सिर्फ कितनी पॉसिबल है, बिकॉज अगर हम बनाएं यहाँ पे तो अल्फा क्या था हमारा, ये अल्फा था। ठीक है, लेकिन ये जो थीटा है ये हमारा कितना है, मतलब सॉरी अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारा थीटा है, तो इसकी जो लिमिट है वो सिर्फ कितनी है, ये सिर्फ 90 माइनस ये कंप्लीट जो एंगल है वो कितना है, 90 का है। ये एंगल तो उसमें है ही नहीं, तो सिंपली वो क्या कर सकता है, सिर्फ जो भी वैल्यू है अल्फा की उसके ऊपर लिमिट है, द लिमिट ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब ये सिर्फ कितना ही मेजर कर सकता है, 90 प्लस थीटा से 90 माइनस थीटा तक ही मेजर कर सकता है। माइक्रोस्कोप के अंदर सिर्फ उतनी ही वैल्यू जाएगी। तो हमें क्या करना है, अल्फा के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई करनी है। हम क्या लिखेंगे, इफ द लिमिट ऑन अल्फा इज 90 प्लस थीटा से 90 माइनस थीटा है, तो जो भी मोमेंटम है, मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, देन मेजरमेंट
ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, वो हम कैसे लिखेंगे, एक तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स लिख सकते हैं, बिकॉज हम एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो एक्स इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से बिकॉज लिमिट फिक्स है 90 प्लस थीटा से 90 माइनस थीटा तक, तो ये जो वैल्यू है वो इसको हम कैसे लिखेंगे, एच सी, ये कॉमन है तो यहाँ से सिंपली हम लिख सकते हैं म्यू 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 डैश कॉस, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक है, 90 प्लस थीटा से 90 माइनस थीटा तक, तो 90 प्लस थीटा, ये जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू, ये भी लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे जो लिमिट है वो 90 माइनस थीटा से प्लस थीटा है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, एच म्यू डैश म्यू माइनस म्यू डैश कोस 90 प्लस थीटा। ओके, यहां से ये क्या लिखा है हमने, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, बिकॉज लिमिट जो है वो गिवन है अल्फा की, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। जब भी हम 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, जब भी 90 आता है मैथमेटिकली, तो एंगल जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब जो भी कोस है वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा साइन में। और अगर हम इसकी बात करें 90 प्लस थीटा की बात करें, तो ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब अल्टीमेटली ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और ये भी हमारा क्या बन जाएगा, म्यू डैश साइन थीटा। ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्या बताना चाह रहे हैं, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, मतलब एक तरीके से px की वैल्यू। तो px की वैल्यू को बताने के लिए जब हम इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, जो भी ये साइन है वो हमारे एज इट इज चलते रहेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, हम डेल्टा px निकाल देंगे। लेकिन डेल्टा px निकालने से पहले अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब px की वैल्यू निकालनी है हमें, px की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, जो साइन है वो एज इट इज चलते रहेंगे हमारे, सिंपली हमें क्या करना है, जो ये साइड है ये इस साइड आ जाएगी, मतलब इसमें से ये टर्म जो है वो माइनस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या था, जब हमने इसको 90 माइनस थीटा लिखा था, और यहाँ पर इससे पहले क्या था, कोस 90 प्लस थीटा था। अब यहाँ से जब भी 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो भी जितनी भी वैल्यू होती है, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू एज इज रहेगी, तो ये सिंपली साइन थीटा ही बचेगा। लेकिन यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच के, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लिखेंगे, तब ये बनेगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, एच सी डिवाइडेड बाई म्यू प्लस म्यू डैश साइन थीटा माइनस एच सी म्यू माइनस म्यू डैश साइन थीटा। यहाँ से हम क्या एनालाइज कर रहे हैं कि जब भी एच म्यू सी, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, मतलब जो ये वैल्यू है वो हमारी कैंसिल आउट हो रही है, सिंपल ये बच रही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये कैंसिल आउट अगर हो जाएगा तो पी एक्स आ गया, एच सी एच डिवाइडेड बाई सी म्यू डैश साइन थीटा प्लस एच बाई सी म्यू डैश साइन थीटा, मतलब ये जो टर्म है वो हमारी ट्वाइस है, तो इसको हम यहीं पे ट्वाइस कर देते हैं। अब ये जो क्या निकालना हमने, मेजरमेंट इन द मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में अनसर्टेनिटी निकाली है, जो यहाँ पर निकाली है, बिकॉज डेल करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, जितनी भी वैल्यू है वो हमारी सारी की सारी कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट मतलब सी की बात करें वो कांस्टेंट है, एच की बात करें वो कांस्टेंट है, म्यू डैश का मतलब है जो फ्रीक्वेंसी हमने स्टार्टिंग में फिक्स की थी वही रहेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते, एंगल है वो भी हमारा फिक्स है, तो
जो भी डेल्टा पी एक्स है, मतलब रीअरेंज करने के बाद डेल्टा पी एक्स भी हमारा क्या आएगा, यही आएगा। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन लिखी थी, स्टार्टिंग में रिजोल्यूशन, मतलब रिजोल्यूशन ऑफ पावर को शो करने के लिए, मतलब उसको समझने के लिए वो जो इक्वेशन थी वो क्या थी, वो हमें इक्वेशन बता रही थी अल्टीमेटली मेजरमेंट इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, या फिर से यहाँ पर हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस, अगर हम उसको मतलब डेल्टा एक्स को और जो अभी हमने निकाला है दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स स्टार्टिंग में जो लिया था वो किसके बराबर था, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा, ये स्टार्टिंग में हम लेके चले थे। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके, मतलब एक हाई एनर्जी बीम लाके इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाल के हमने क्या निकाल लिया, उसको मोमेंटम निकाल लिया। तो यहाँ से जो भी डेल्टा पी एक्स है ये हमने सिर्फ मैथमेटिकली किया है, जो भी मतलब कैलकुलेशंस वगैरह हैं, सिंपली ये मैथमेटिक्स है। हेजनबर्ग गामा रेज माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी डेल्टा पी एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी, 2 एच बाई सी म्यू डैश साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा हमारा कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर बच गया सिंपली लैम्डा इंटू एच बाई सी। अगर हम लैम्डा की वैल्यू को पुट करें यहाँ पर इंटू में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स भी करना है, तो यहाँ से अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कैंसिल होगा, इक्वल्स टू लैम्डा एच बाई सी। यहाँ पे जो म्यू डैश है वो भी हमारा बचा हुआ है, जो भी म्यू डैश डिवाइडेड बाय सी ये भी हमारा क्या होता है, लैम्डा। तो एच मतलब एक तरीके से लैम्डा डैश, जो भी लैम्डा है और लैम्डा डैश है वो क्या हो जाएंगे हमारे कैंसिल। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स वो वैल्यू हमारी किसके इक्वल आएगी, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू एच, मतलब इक्विवेलेंस टू एच ही आएगी। इसका मतलब क्या है कि जो भी अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल और जो मोमेंटम है वो किसके इक्विवेलेंस है, एच की। लेकिन जो भी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या होती है हमारी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स एच कट बाई, मतलब जो ग्रेटर देन है एच कट बाई 2, ये जो है वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट होती है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट से आया है, मतलब दोनों की जो वैल्यू है उसमें क्या है, थोड़ा सा एरर है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग भी हम जो भी पोजीशन वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसके अकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी मेजरमेंट है उसमें एरर है। तो ये जो है वो वैलिड है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था दैट इज वैलिड। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करने के लिए था कि जो एक्सपेरिमेंट था, मतलब हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, वो क्या है, वैलिड है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन क्वांटम मैकेनिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इसे पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर एमसीक्यूज से बात करें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।